आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ क्लास 9 चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो इसका डाला हुआ है, तो सबको अच्छे से समझने के लिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, किस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं, ये हम इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर देख लेंगे। क्लियर है? यहां पर हम क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यानी कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। क्लियर है? राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस वाली स्टेटमेंट को हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है इन टू वेरिएबल में। ठीक है? जहां पर हमको दे भी रखा है कि टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी एक्स रुपीज। नोटबुक की कॉस्ट क्या दे रखी है? एक्स रुपीज। एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी वाई रुपीज। पेन कितने का दे रखा है? वाई रुपीज का। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पर लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, क्या दिया हुआ है हमको? नोटबुक का कॉस्ट एक्स रुपीज एक्स। क्लियर है? द कॉस्ट ऑफ अ पेन क्या दे रखा है? रुपीज वाई। क्लियर है? ठीक है। अब हमसे जो स्टेटमेंट हमको जो दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, क्या दे रखा है कि नोटबुक का कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है? ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ अ पेन। यही है ना कि नोटबुक का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यानी पेन की कॉस्ट के ट्वाइस के इक्वल है कॉस्ट ऑफ द नोटबुक। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक यानी कि एक जो नोटबुक है वो दो पेन की कॉस्ट के बराबर है। यही स्टेटमेंट है। बिल्कुल क्लियर है? आ रहा है समझ में? हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस बना लेंगे। क्लियर है? अब यहां क्या बना? कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। नोटबुक की कॉस्ट क्या दे रखी है? एक्स दे रखी है भाई। इक्वल आ गया, 2 आ गया। और कॉस्ट ऑफ अ पेन क्या दे रखा है हमको? वाई दे रखा है। क्लियर है? एक्स इज इक्वल टू 2y। हमारा इक्वेशन बन गया टू वेरिएबल। क्या बन गया? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। आ गया सभी के समझ में? भाई टू वेरिएबल यूज किया गया, x और y। ठीक है? और पावर कितना है? 1 है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया लीनियर इक्वेशन क्या होता है, हाईएस्ट पावर 1 होती है। 1 है। ठीक है? टू वेरिएबल है। यही तो वो कह रहा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आप शो करके दिखाएं। हो गया शो? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? क्लियर? यहां पर हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। ठीक है? क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है वो? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each case। यानी कि हमको लीनियर इक्वेशन, हम टू वेरिएबल, जहां पर टू वेरिएबल का हमको जनरल फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है? तो टू वेरिएबल हमको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें से हमको a, b और c का वैल्यू बताना है। सिर्फ इतना बात है। ठीक है? फर्स्ट दिया हुआ है हमको पहला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। 9.35 का पार ये दिया हुआ। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
सबसे पहले हमने इसको लिखा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 का बार इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों क्या हमने, क्योंकि ये आ गया अब ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। क्लियर है? फॉर्म क्या है, हमको जनरल फॉर्म क्या दिया हुआ है, जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन सो यहां पर अगर हम इसको इससे कंपैरेटिव करते हैं तो a का वैल्यू क्या आता है, a का वैल्यू आता है भाई 2,2x दिया हुआ है, x का कोफिशिएंट क्या है 2 है। ठीक है, v का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, ax प्लस by का कोफिशिएंट क्या है 3। ठीक है, c का वैल्यू क्या दिया हुआ है माइनस का 9.35 का बार। क्लियर है? कांस्टेंट टर्म हमको क्या दिया हुआ है 9.35 का बार दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सेकंड है हमारा x माइनस वाई अपॉन 5, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहां पर हम इस सम्स को देख रहे हैं, यहां पर अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं इसको, अगर ऐसे लिखूं 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 5 वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, देन कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा भाई, यही तो इक्वेशन है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि जर्नल फॉर्म ax प्लस by प्लस c, जर्नल फॉर्म क्या थी इसकी, जर्नल फॉर्म क्या थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 थी। क्लियर है? तो यहां x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, b का वैल्यू कितना हो गया, y का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 1 अपॉन 5 है। क्लियर है? c का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 10 है। क्लियर है? ये हमारा आंसर हो गया। बात सभी के समझ में आ रहा होगा। x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, वही नंबर नहीं दिया तो 1 ले सकते हैं, 1x कह सकते हैं उसको, y अपॉन 5 यानी कि 1 अपॉन 5 y। क्लियर है ना? तो हमारा y का कोफिशिएंट क्या हो गया माइनस का 1 अपॉन 5 हो गया। क्लियर? चलिए थर्ड को इक्वेशन की तरफ चलते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या कह रहा है, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सेम माइनस 2x प्लस 3y कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड की तरफ ले लेंगे, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा यहां पर जर्नल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देन x का कोफिशिएंट क्या है माइनस 2 है, तो a का वैल्यू कितना हो गया माइनस 2 हो गया। b का वैल्यू क्या हो गया, y का कोफिशिएंट है 3 तो 3 हो गया। c का वैल्यू क्या हो गया, c का वैल्यू माइनस 6। आंसर हो गया हमारा। क्लियर है? सभी के समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल सारा चीज है, इंट्रोडक्शन वीडियो में ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर करके समझा दिया गया है। एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ की तरफ चलते हैं। x इज इक्वल टू 3y क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 3y। क्लियर? यहां कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है हमको। जब नहीं दिया हुआ है तो फिर क्या है, इसको लिखें x माइनस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर जर्नल फॉर्म क्या है, जर्नल फॉर्म तो वही रहेगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं होना है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देन जहां x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट तो 1 है, तो x a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू क्या आ गया माइनस का 3। ठीक है, c का वैल्यू क्या हुआ, भाई c तो है ही नहीं, इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, c का वैल्यू 0 हो गया। बात खत्म।
क्लियर है? सभी के समझ में आ रहा होगा, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, चलिए फिफ्थ की तरफ चलते हैं। फिफ्थ इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमको? 2x इज इक्वल टू माइनस का 5y। 2x इज इक्वल टू माइनस का 5y। क्लियर है? तो यहां पर इसको हम पहले क्या करें? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, कांस्टेंट टर्म इसके अंदर भी नहीं दिया हुआ है, x और y के कोफिशिएंट्स तो दिए हुए हैं, कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है। कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब यहां पर भी कांस्टेंट टर्म 0 होगा, क्योंकि जर्नल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जहां x का कोफिशिएंट 2 है तो a का वैल्यू 2 हो गया, y का कोफिशिएंट प्लस 5 है तो b का वैल्यू हमारा 5 हो गया, और c कांस्टेंट टर्म दिया ही नहीं है इसलिए ये क्या हो गया? वैल्यू 0 हो गई, और यही आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है? चलिए सिक्स इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सिक्स इक्वेशन क्या दिया है? 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां क्या है? y का कोफिशिएंट नहीं है, x का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? इसके साथ कोई वेरिएबल का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हो, केवल नंबर दिया गया है। क्लियर है ना? तो यहां पर चलिए मैं जनरल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं, सभी को पता है, बार बार लिखा जा रहा है। तो यहां पर a का वैल्यू क्या हो गया? a का वैल्यू x का कोफिशिएंट होता है, 3 हो गया। b का वैल्यू क्या हो गया? b का वैल्यू y का कोफिशिएंट दिया होता है, और y का कोफिशिएंट है y ही नहीं है इसके अंदर, तो यहां पर b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और c क्या हो जाएगा? c का वैल्यू 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सेवेंथ की तरफ चलते हैं। सेवेंथ इक्वेशन दिया हुआ है हमको y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर देख रहे हैं कि हमको x का नहीं दिया हुआ है कोफिशिएंट, x दिया ही नहीं है। x नहीं दिया है तो यहां पर x नहीं दिया है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a क्या होता है? x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट होता है, और x ही नहीं है इसके साथ, x वेरिएबल ही नहीं है, गिवन वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है ना? तो यहां पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a का वैल्यू 0 हो जाएगा भाई। b का वैल्यू क्या हो जाएगा? b क्या होता है? y का कोफिशिएंट होता है, तो y का कोफिशिएंट क्या है? यहां पर 1 है। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। सभी के समझ में आ रहा होगा? x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है, और c कांस्टेंट टर्म होता है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 इज इक्वल टू 2x। क्या दिया हुआ है? 5 इज इक्वल टू 2x। क्लियर है? तो क्या हुआ ये भाई? 5 को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 5, यही हो जाएगा ना? क्लियर है? तो यहां पर x का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, y का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा? a का वैल्यू 2 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। c का वैल्यू क्या हो जाएगा? -5 हो